मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ठीक है, देखो सवाल ये बोल रहा है कि अगर आपके पास में एक एटम है और ये एटम का आपके पास में न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यहाँ पर है न्यूट्रॉन और यहाँ पर है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है यहाँ पर, रिवॉल्व। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है ये डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। कौन सी है, पीछे वाले लड़के बातें मत करो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जब घूमता, इलेक्ट्रॉन की घूमने की वजह से करंट, इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा है क्या होता है, करंट पैदा होती है ना। इलेक्ट्रॉन अगर मोशन करता है तो करंट, यानी कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इसमें करंट पैदा होगी। जब इसमें करंट पैदा होंगी तो हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा है कि अगर कहीं पर चार्ज फ्लो होता है, मतलब करंट बहती है, तो वो अपने अतराफ में क्या बनाता है, फील्ड बनाता है। तो यहाँ पर जो बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट का जो वर्ड आया है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आपने पढ़ा है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट B इज इक्वल्स टू या M इज इक्वल्स टू I इंटू A। ये किसका फार्मूला है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बराबर होता है करंट के, ठीक है, I के इसमें से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक करंट, और A क्या है, एरिया। तो मैं यह लिख लेता हूँ, A जो है आपके पास में एक एरिया वेक्टर है, और I जो है वो करंट है। क्या I जो है वो करंट है। इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा दो। ये कहाँ देखा हमने फार्मूला, पिछले वाले चैप्टर में, जिसका क्या नाम था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ये है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इसकी तारीफ क्या थी, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट और एरिया वेक्टर के प्रोडक्ट के मसावी होता है। ठीक है, अच्छा अब आपको यहाँ निकालना है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सवाल को समझिए, सवाल यह है कि अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, तो घूमने की वजह से इसमें करंट पैदा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो बताइए जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, एंटी क्लॉकवाइज। कन्वेंशनल करंट समझता है, इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो कन्वेंशनल करंट उसके अपोजिट में आती है। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, तो आंसर है करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी। हम यह लिख लेते कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा, क्लॉकवाइज, तो कन्वेंशनल करंट कैसी होंगी बच्चों, ये बात का आपको ख्याल रखना है, याद रहेगा। इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता, क्लॉकवाइज, तो कन्वेंशनल करंट कैसे घूमती, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब यहां पर मुझे बताना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। समझ में आया, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किधर है, ऊपर, और एंगुलर मोमेंटम डाउनवर्ड। मान लीजिए बच्चों इसका रेडियस है स्मॉल r, क्या इसका रेडियस स्मॉल r। ठीक है, अब सुनो, अगर ये इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वी नो दैट v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये कौन सी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है, लीनियर। v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, बट v यहां पर एज इट इज, आर भी एज इट इज। ओमेगा किसके बराबर होता है, तो हम जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन t के। ये हमने कहा देखा था, रोटेशनल मोशन में। ठीक है, ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई अपॉन t के। अगर मैं यहां से बच्चों t निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई r अपॉन v। t इज इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन v। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट का क्या फार्मूला होता है, I इज इक्वल्स टू dq अपॉन dt, है ना। यानी कि I इज इक्वल्स टू, यहां पर q मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, मतलब किसको रिवॉल्व करवा रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन को। मतलब मैं चार के का इस्तेमाल कर सकता E, और टाइम क्या होगा मेरे पास में t, यानी I इज इक्वल्स टू क्या होगा, E अपॉन t। यहां तक सबको समझ में आता है। ये करंट कैसे आया, हम जानते हैं I इज इक्वल्स टू dq अपॉन dt होता है, या q अपॉन t। यहां पर कौन घूम रहा, इलेक्ट्रॉन, इसीलिए चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रॉन, और टाइम के हमारे पास में t है। ठीक है, अच्छा अब हम जानते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या फार्मूला होता है, m इज इक्वल्स टू I इंटू a। ठीक है, यानी कि m इज इक्वल्स टू, हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब मैं इस मसावात को चेंज कर रहा हूं बच्चों, देखो समझो। I यहाँ पर एज इट इज रहेगा, E की क्या, E की वैल्यू हमको E भी एज इट इज रखना है, और T किसके बराबर है, तो मैं यहाँ रखूंगा 2 पाई r अपॉन v। v ऊपर चल जाएगा, यानी मसावात बन जाएंगे I इज इक्वल्स टू EV अपॉन 2 पाई r। ठीक है, अब यह आपके पास में मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला है, तो I किसके बराबर है, AV अपॉन 2 पाई r मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है, यानी m इज इक्वल्स टू EV अपॉन 2 पाई r, और एरिया, ए इज अ एरिया वेक्टर,
तो यहां पर ये जो सर्कल बना है इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये होगा मल्टीप्लाई बाय पाई आर का स्क्वायर। यहां पर हमने स्मॉल आर क्यों किया? क्योंकि इस सर्कल का रेडियस क्या बच्चों? स्मॉल आर है, इसीलिए हमने इसका एरिया क्या लिया? पाई आर का स्क्वायर। कुछ कट होता? पाई से पाई कैंसल, आर से आर कैंसल, क्या बचेगा हमारे पास में? m इज इक्वल टू ईवी अपॉन ईवी आर है ऊपर और डिवाइडेड बाय 2। ये जो फार्मूला हमने लिखा है m इज इक्वल टू ईवी आर अपॉन 2, इसका हमको वेक्टर फॉर्म लिखना है क्योंकि हम जानते हैं यहां पर जो आपके पास में m है ये क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है। E क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। V क्या है? वेलोसिटी। R क्या है? रेडियस वेक्टर है। ओके, अब अगर हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट का अगर वेक्टर फॉर्म लिखना चाहे तो क्या होगा? तो वेक्टर फॉर्म के लिए हमको इसके साथ में दो चीजें ऐड करना पड़ेगा। देखो मैं आपको समझाता हूं। हम जानते हैं वी नो दैट कि L इज इक्वल टू होता है आई ओमेगा। ये हमने कहा देखा है? L इज इक्वल टू आई ओमेगा। L इज एंगुलर मोमेंटम, I इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, है ना। लेकिन बच्चों देखो V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता तो ओमेगा किसके बराबर होगा? V अपॉन आर के, है ना। तो यहाँ रख सकते हैं हम L इज इक्वल टू आई एज इट इज और V ओमेगा किसके बराबर? V अपॉन आर। तो मल्टीप्लाई कर दो V अपॉन आर, ठीक है। और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी फार्मूला पता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है? एम आर का स्क्वायर। यहाँ रख दो एम आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V अपॉन आर। एक आर यह बचेगा L इज इक्वल टू एम आर वी। क्या बचेगा? L इज इक्वल टू एम आर वी। ये किसका फार्मूला है? एंगुलर मोमेंटम का, जहां पर m क्या है बच्चों? मास, r जो है वो रेडियस, v जो है वो वेलोसिटी। लिखिए इतना, आगे बता रहा हूं। m इज इक्वल टू EVR अपॉन 2। सुनो अब क्या करना है आपको? इस मसावात को यानी कि ये वाली मसावात को ME से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो। ME क्या है? तो ME जो है बच्चों यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने इसको ME से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड। देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, समझ लो अभी। M इज इक्वल टू EVR, यहाँ पर हो जाएगा ME बटे 2ME, ठीक है। यानी कि कैपिटल M इज इक्वल टू, देखो मैं यहाँ कैसे अरेंज कर रहा, मैं ये लिख रहा हूँ M ऑफ E और यहाँ पर हमारे पास में देखो क्या बच्चों MRV है ना, तो इसको ऐसे एडजस्टमेंट करो। यहाँ पर E एज इट इज रखो, इसको कर दो ME और इसको कर दो RV, चलेगा। M भी है यहाँ पर, R भी है और V भी, और यहाँ पर साइड में E भी है। इधर ले लो बच्चों इसको 2ME, यानी कि कैपिटल M इज इक्वल टू 2 टाइम E अपॉन 2 टाइम्स ME, आपके पास कॉस में है, और MRV किसके बराबर होता है? L के। किसके बराबर? L के। यानी कि ये निकल गया आपके पास में कैपिटल M का एक दूसरा फॉर्म, और ये हाइड्रोजन के एटम का न्यूक्लियस था। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता है, अगर घूमता है, तो इसके लिए हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल लिखा है, ऑर्बिटल इसलिए लिखा है क्योंकि ये ऑर्बिट है, ठीक है। और ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसको कहा जाता है ऑर्बिटल मोमेंटम। हम यहाँ पर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम क्यों बोल रहे हैं, मैं आपको इसका भी मीनिंग बताता हूँ। कल के लेक्चर में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मोशन कर रहा है, ठीक है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन की मोशन के अपोजिट। यहाँ पर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहाँ पर आई की डायरेक्शन कैसी होगी? तो आंसर है इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। यहाँ तक हुआ था अपना। उसके बाद पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है ना। ये देखिए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। मुझे यहाँ पर करंट अगर घूम रहा है तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। देखो ये कंसिडर करो कि ये ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर कुछ है ऐसा गोल्ड डिवाइस जिससे बता सकते हैं अपन। देखो बताइए, देखो समझो इसको, ये इस तरह से हमारा ऑर्बिट है। ये बोर्ड पर आपको ऐसे दिख रहा है लेकिन रियल में ऐसे रहता। ये ऐसे है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और करंट कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करना है। ये ऐसे रखूंगा मैं। देखो करंट की डायरेक्शन कैसी है?
है ना एसी, तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर होंगी। समझ में आया। इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन ऐसी है, तो देखिए मैं राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर रहा, करंट की डायरेक्शन ऐसी है तो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अपवर्ड। समझ में आया। यानी यहां पर हमको बताना है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपवर्ड। आया ख्याल में। करंट ऐसे बह रही है, हमने क्या किया, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल किया, हमने देखा कि राइट हैंड थंब रूल की मदद से करंट की डायरेक्शन ऐसी है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट किधर होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अपवर्ड। समझ में आया। अच्छा, अब यहां पर हमेशा याद रखिए मैग्नेटिक मूवमेंट, कल हमने एक चीज देखी थी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन, तो उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं उसका शॉर्टकट बताता। हमेशा याद रखना मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, यहां पर कौन सा मैग्नेटिक मूवमेंट है, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, तो याद रखिए ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन उधर होगी जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो मैं यहां क्या लगा सकता हूं, कॉमा एम, एम क्या है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम ऑफ, आपके टेक्स्ट बुक में जो लिखा है एम ऑफ ऑर्बिटल, उन्होंने ऐसा लिखा है, यानी जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उधर ही किसकी डायरेक्शन होगी, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन। अगर बताइए अगर यहां पर करंट एंटी क्लॉकवाइज ना घूम के क्लॉकवाइज घूमती, अगर एंटी क्लॉकवाइज ना घूम के क्लॉकवाइज घूमती तो करंट की डायरेक्शन किधर होती, नीचे, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी किधर होगा, नीचे। इज इट क्लियर। चलो एक चीज दूसरा हमने देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है ना, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा, तो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है, उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए, एक चीज। दूसरा ये एक कपल फोर्स होता है, हमेशा याद रखिए कपल फोर्स। जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग, जब आप गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाते हो तो आप उस पर कपल फोर्स लगाते। कपल फोर्स क्या होता है, कपल फोर्स का मतलब होता है टू टाइप्स ऑफ फोर्स। कपल जो होते हैं वो एक साथ लगने वाले दो फोर्स होते हैं जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। देखिए जब गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाते हैं तो दोनों को ऊपर जो लगाया गया फोर्स है, अगर इधर का 10 न्यूटन लग रहा है तो इधर भी 10 न्यूटन लगता है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग रहती। ये हाथ अगर हमारा पीछे आता है तो ये हाथ हमारा आगे जाता है। जब हम नल को ओपन करते हैं तो हम इस तरह से फोर्स लगाते, ठीक है, तो ये वाली फिंगर हमारी पीछे जाती है, ये वाला थंब हमारा आगे आता, मतलब यहां पर भी क्या लग रहा, कपल। तो कपल की वजह से क्या होता, तो आंसर है कपल फोर्स लगने की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन आता है। क्या आता है, रोटेशनल मोशन। अब अगर रोटेशनल मोशन आया तो हमको पता है अगर एक ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके पास में कौन सा मोमेंटम होना चाहिए, लीनियर मोमेंटम। लेकिन यहां पर लीनियर मोशन नहीं है, कौन सी मोशन है, एंगुलर मोशन है, ठीक है, या रोटेशनल मोशन है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन के पास में कौन सा मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो पर से डिसाइड करते। इलेक्ट्रॉन यहां पर क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो ये देखो ये थंब को नीचे करो, ये कौन सा वाइज है, क्लॉकवाइज, क्योंकि ऐसे घूम रहा ना, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर कैसे घूम रहा, क्लॉकवाइज में। तो हमने राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल किया, ये थंब को नीचे कीजिए और ये इलेक्ट्रॉन को इससे घुमाइए, तो इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा, क्लॉकवाइज। यानी कि हमारे पास में ये जो थंब है, ये थंब किस बात को रिप्रेजेंट करता है, तो आंसर है थंब हमारा एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है तो थंब नीचे, मतलब यहां पर एंगुलर मोमेंटम किधर होगा, नीचे के जानी। तो कल हमने यहां पर बताया था कि एंगुलर मोमेंटम किधर होता है, नीचे के जानी। अभी समझ में आ गया। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किससे डिसाइड करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किससे डिसाइड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से। जिधर मैग्नेटिक फील्ड होंगी उधर मैग्नेटिक मोमेंटम होगा। और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैसे फिक्स करेंगे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। इलेक्ट्रॉन जैसे फ्लो होगा उसके हिसाब से हम उसको डिसाइड कर लेंगे। चलो उसके बाद हमने एक मसावत निकाली थी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम की, वो क्या थी, m इक्वल्स टू EVR। क्या था, m इक्वल्स टू EVR अपॉन 2, इस तरह से था। यहाँ पर E क्या है, तो आंसर है E इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, V इज अ वेलोसिटी ऑफ चार्ज, R इज अ रेडियस, ठीक है। इसके बाद हमने एक और फार्मूला निकाला था, m इज इक्वल्स टू माइनस E अपॉन 2ME, और यहां पर क्या था, L वेक्टर। सवाल यह है कि यहां पर माइनस क्यों आया था, तो यहां पर माइनस इसलिए आया था कि सर यहां पर M और L जो है एक दूसरे के अपोजिट है, आगे ऑर्बिटल, ठीक है, इज इक्वल्स टू E माइनस ऑफ E अपॉन 2ME, ये हमेशा कॉस में रहेगा, और यहां पर L वेक्टर। जरा गौर कीजिए,
इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6×10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, उसके बाद में यहां पर है बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्या ये पूरा फैक्टर बेटा कांस्टेंट है? देखो E भी कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, मतलब अगर ये तमाम चीजें कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूं m ऑफ ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया इसका मतलब? E/2me है ना, E/2me। इसको बेटा इस कांस्टेंट को कहा जाता है गायरो मैग्नेटिक रेशो। क्या कहा जाता है इसको? गायरो मैग्नेटिक रेशो। मतलब ये जो कांस्टेंट है E/2me इसको क्या कहा जाता है? गायरो मैग्नेटिक रेशो। सवाल ये है कि ये कैसे आया, इसकी तारीफ क्या लिखेंगे? तो देखिए मैं आपको बताता हूं। गायरो मैग्नेटिक रेशो जो होता है बच्चों वो m ऑफ ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय l इसका रेशो होता। गायरो मैग्नेटिक रेशो क्या होता है? गायरो मैग्नेटिक रेशो जो होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का रेशो होता। अब देखिए कैसे होता, इसका फार्मूला क्या है m ऑफ ऑर्बिटल का? मैग्नेटिक फॉर्म लिखो E/2me क्रॉस l। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां पर क्या है l है, l से l कैंसर, मतलब Gr इक्वल टू क्या बचेगा फिर E/2me। समझ में आया? तो फिर गायरो मैग्नेटिक रेशो की क्या तारीफ होंगी? गायरो मैग्नेटिक रेशो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम और एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का निस्बत होती है या उसका तनासुब होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? गायरो मैग्नेटिक रेशो की वैल्यू कितनी होती है? तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू निकालना मुझे Gr की, तो Gr का फार्मूला क्या होता है E/2me। E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻31 और यहाँ पर kg। इसको जब सॉल्व किया जाएगा बच्चों तो इसका आंसर होता है 8.8 इंटू 10⁻10 कितना होता है 8.8। जरा 10 की 10 इसको घर पे सॉल्व करके देख लेना। इसका यूनिट क्या बनेगा कूलम पर kg। यानी हमको यहाँ से दो बातें और समझ में आती है। पहली बात तो ये है कि जो गायरो मैग्नेटिक रेशो की जो वैल्यू होती है वो 8.8 जरा 10 की 10 होता है और इसकी इकाई क्या होती है कूलम पर kg। क्या होता है कूलम पर kg। कहीं पर MCQs में आ सकता है व्हाट इज द SI यूनिट फॉर गायरो मैग्नेटिक रेशो, तो क्या होगा कूलम पर kg। क्यों कूलम पर kg? ऊपर क्या है इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका यूनिट क्या होगा कूलम। नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास का यूनिट क्या होता है kg, मतलब कूलम पर kg। उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है 8.8 जब 10 की 10। घर पे सॉल्व करने में आएंगे, हम डिटेल में पोस्टुलेट पढ़ेंगे। बोहर का पोस्टुलेट ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है। यानी कि बोहर को पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन एटम में कौन से ऑर्बिट में घूमता है, तो उन्होंने आंसर दिया हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम मतलब L। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर हो। किसके बराबर हो NH/2π के। इसे कहा जाता है बोहर पोस्टुलेट। क्या कहा जाता है बोहर पोस्टुलेट। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है, मतलब अगर ये हाइड्रोजन एटम है तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होता है। सवाल ये है कि यहाँ पर n क्या है, तो n जो है यहाँ पर बच्चों वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होते हैं, तो जनरल नंबर्स अपने 1 2 3 4 6 7 8, ठीक है, ये क्या होते हैं सब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और यहाँ पर h जो होता है इसे कहा जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी कितनी वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों 6.63 ज़रब 10 की 34 जूल इंटू सेकंड। क्या होती है 6.63 ज़रब 10 की 34 जूल इंटू सेकंड। इसे क्या कहा जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो फिर से बोलिए जोहर का पोस्टुलेट क्या है, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन सिर्फ
उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर हो। ठीक है, चलो ये हमारे पास में एक वैल्यू आ गई। लेकिन हम जानते हैं m ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू व्हाट, बोलो, E/2me और यहाँ पर L। ठीक है, यानी कि m ऑफ ऑर्बिटल, अब मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख रहा हूँ, E/2me। अब L की वैल्यू कितनी आ गई, मल्टीप्लाई बाय NH/2π, यानी जब मैं इसको आगे चल के सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा m ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ऑर्बिटल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम, क्योंकि ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, m ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा ENH डिवाइडेड बाय 2 2 4, तो कितना हो जाएगा 4π इंटू me। बच्चों ये जो वैल्यू है, अगर यहाँ पर n=1 रखा जाए, मतलब पहला ऑर्बिट के लिए लिखा जाए अगर n=1, अगर n=1 रखेंगे तो m ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, EH/4πme। इसी वैल्यू को कहा जाता है बोहर मैग्नेटॉन। क्या कहा जाता है, बोहर मैग्नेटॉन। वो किसके बराबर होता है, EH/4πme। अब हम इसको वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या होंगी, तो देखिए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, H की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जब इसको सॉल्व किया जाता है तो इसका आंसर आता है 9.274 इंटू 9.274 इंटू 10⁻24। इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर। मैग्नेटाइजेशन को बच्चों कैपिटल M से जाहिर किया जाता है और एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पर क्या लगता है Z। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटाइजेशन। ये किसके बराबर होता है, तो समझिए ये बराबर होता है m ऑफ नेट डिवाइडेड बाय v। m ऑफ नेट क्या है, तो m ऑफ नेट जो है बच्चों वो है नेट मैग्नेटिक मोमेंट। क्या होता है ये, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटाइजेशन। क्या कहा जाता है, मैग्नेटाइजेशन। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, यह हमने लिखा है नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब अगर आपके पास में इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला अभी अभी आपको मैंने बताया, क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला m = IA। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 4 मैग्नेटिक मोमेंट बनाए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस तरह से मैंने एक वॉल्यूम लिया, तो इस वॉल्यूम में कितने मैग्नेटिक मोमेंट है, 2। तो अगर ये एक मान लो कोई मटेरियल है, तो इस मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। यानी कि किसी भी मटेरियल का, अगर हम किसी भी मटेरियल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखें, किसी भी मटेरियल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद में उसके वॉल्यूम में, ठीक है, उसके वॉल्यूम में कितने डाइपोल मोमेंट होंगे, कितने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होंगे, उसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटाइजेशन। जैसे हमने यहाँ पर 4 लगाया है, 1 2 3 4, लेकिन हमने एक मटेरियल बनाया है तो इसके वॉल्यूम में कितने, सिर्फ 2 है। तो यहाँ पर इस मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, 2। तो इसकी तारीफ क्या लिखेंगे, इसकी तारीफ लिखेंगे कि मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम या फी इकाई हजम में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होते हैं, फी इकाई हजम में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होते हैं उसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटाइजेशन। समझ में आया कि किसी भी मटेरियल के फी इकाई हजम में कितने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होते हैं उसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटाइजेशन। समझ में आया। जैसे अगर मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कब बनाया जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, जैसे आपके पास में ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो हमने इसका मैग्नेटाइजेशन लिखा था, वो किसके बराबर था, I × A। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कल मैंने आपको बताया था एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, इनके दरमियान में कौन सा डाइपोल बनता, इलेक्ट्रिक डाइपोल, P = Q × 12। ठीक है, और अगर एक मैग्नेट है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ है, तो यहाँ क्या बनता, ये कौन सा है, कौन सा डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ कौन सा बनेगा, मैग्नेटिक डाइपोल। इसको कैसे तैयार किया जाता है, M से। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, A लिखा था मैंने यहाँ पर, यह स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट
और इंटू 2L, इसको क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक डाइपोल। लेकिन हमको क्या क्या लिखा हमने? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कब होगा? तो आंसर है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा। अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो क्या बनाता? करंट। अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो जो सर्कल है वो किसकी तरह बिहेव करता? मैग्नेट की तरह। कल मैंने बताया था अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो कौन सा पोल बनाता है और क्लॉकवाइज घूमता तो कौन सा पोल बनाता है। यानी कि अगर इस तरह से डाइपोल मोमेंट बनते हैं तो किसी भी मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम में, किसी भी मटेरियल के पर यानी कि फी इकाई हजम में जितने डाइपोल होंगे, किसी भी मटेरियल के फी इकाई हजम में जितने डाइपोल होंगे उसे क्या कहा जाएगा? मैग्नेटाइजेशन। डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट क्या होगी? इसका फार्मूला क्या होता? I इंटू ए। आई का यूनिट एम्पियर एरिया मीटर का स्क्वायर, यानी कि मैं लिखूंगा इसको एम्पियर मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड वॉल्यूम का क्या होगा? मीटर क्यूब, यानी कि 2m और 2 मीटर और 2 मीटर यहाँ से कैंसिल हो गए, क्या बचेगा? एम्पियर इंटू मीटर का इनवर्स। समझ में आया? इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन होगा I1 M0 L-1 T0। समझ में आया? I1 किसके लिए? करंट के लिए। M0 L-1 T-0, ये इसकी डायमेंशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला कि मैग्नेटाइजेशन की तारीफ लिखिए, इसके इकाई और आबाद लिखिए, 2 मार्क्स के लिए आता। राइट द डेफिनेशन फॉर मैग्नेटाइजेशन, ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन। तो क्या लिखेंगे? फी इकाई हजम में मौजूद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को क्या कहा जाता है? मैग्नेटाइजेशन कहा जाता है। इसकी एसआई इकाई एम्पियर पर मीटर का इनवर्स होती है और इसके डायमेंशन I1 M0 L-1 T0। ठीक है, एक बार बोलो तारीफ। किसी भी मटेरियल के फी इकाई हजम में जितने डाइपोल मोमेंट होते हैं उसे क्या कहा जाता है? मैग्नेटाइजेशन कहा जाता है। इसका फार्मूला, इसका जाब्ता mz इक्वल टू mnet डिवाइडेड बाय v। क्या mnet एक वेक्टर क्वांटिटी है? बोलो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ, तो यहाँ क्या लगेगा? वेक्टर। ठीक है, तो लिखिए इसको। जाब्ता H बराबर होता है बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। क्या होता है? बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। जहां पर बी नॉट जो है बच्चों वो है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या है ये? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जहां पर म्यू नॉट जो है वो है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए मैं आपको समझाता हूं। आप लोगों को अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने ऐसे सोलेनॉइड देखा था। देखेंगे लेक्चर? नो सर, वेरी गुड। इस सोलेनॉइड में से ऐसे करंट जाता है और करंट बाहर आता है, इसको क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में अगर मैं इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, तो यहां पर कोई अगर नुक्ता लिया जाए P, ठीक है, और यहां पर एक नुक्ता लिया जाए B या P और यहां पर Q, बताइए कहां पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है? तो आंसर है नुक्ता P पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। अब मैग्नेट वाली बात 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। बताइए सबसे ज्यादा मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहां होती है? नहीं, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है इसके पोल्स पे। यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे? तो जहां पर ज्यादा फील्ड लाइंस है वहां की इंटेंसिटी ज्यादा, और जहां पर फील्ड लाइंस कम है वहां की इंटेंसिटी कम। बताइए कहां पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज्यादा है? P में कि Q में? आपने कैसे डिसाइड किया? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होती है वहां की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और जहां पर कम होती है वहां की इंटेंसिटी कम होती है। तो हमने मैग्नेटिक इंटेंसिटी का क्या फार्मूला लिखा? इसका फार्मूला लिखा हमने H इज बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, जहां पर बी नॉट क्या है? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमेबिलिटी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस स्पेस में कोई भी गैस मौजूद नहीं है, ना ही नाइट्रोजन ना ही ऑक्सीजन, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब पूरा खाली है। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब है कोई भी गैस मौजूद नहीं है, ना ही नाइट्रोजन ना ही ऑक्सीजन, मतलब पूरा खाली है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू,
मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी नॉट। बी नॉट क्या है? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी, और जितनी कम स्ट्रेंथ होगी उतनी कम मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी। समझ में आया? तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जितनी कम होगी उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड होगी। समझ में आया? तो इसकी तारीफ क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के तनासुब को क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहा जाता है। इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा? जो बच्चे ने कल का लेक्चर देखा होगा उसको इसका आंसर आएगा। बोलो। देखो मत, देखो मैं आपको बताता। आप जानते हैं, हाँ करेक्ट है। देखो मैं बताता कैसे। यहां पर बी नॉट जो है, मैंने क्या लिखा हो, एक सोलेनोइड के लिए लिखा। तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए सोलेनोइड होता है बच्चों म्यू नॉट एन आई। देख लेना कल के लेक्चर में कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए सोलेनोइड, सोलेनोइड लिया ना हमने, मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए सोलेनोइड होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जहां पर म्यू नॉट जो है वो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, एन जो है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब अगर इतनी लेंथ है तो इसमें कितने टर्न्स है? बोलो अभी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। मतलब यहां पर n इक्वल टू कितना हुआ? 6। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और I जो है वो है करंट, ठीक है। तो यहां पर n अगर है तो n क्या है? n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यानी कि इसका यूनिट क्या बनेगा? 1/मीटर। और यहां पर इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो क्या होगा? एम्पियर। यानी कि इसका फिर यूनिट क्या बन जाएगा? एम्पियर इंटू मीटर का इनवर्स। अगला टॉपिक है आपका, बातें मत करो। अगला टॉपिक है आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को जाहिर किया जाता है जाय से। किससे? जाय। इसको क्या बोलते हैं? जाय। क्या बोलते हैं इसको? जाय। तो जाय इक्वल टू क्या होता है? तो जाय इक्वल टू होता है mz डिवाइडेड बाय h। मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के तनासुब को क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक परमिटिविटी का जो फार्मूला है वो होता है म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच। क्या होता है? म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच। एक एक चीज समझिए। जहां पर म्यू जो है वो मैग्नेटिक परमिटिविटी है, परमेबिलिटी है, और बी जो होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। और यहां पर जो H है, H का क्या मतलब होता है? तो H का मतलब होता है या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए क्या लिखा आपने? मैग्नेटिक परमेबिलिटी का फार्मूला लिखा है म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच, जहां पर बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, और एच क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको समझिए क्या होता है। जैसे आपके पास में हमने एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ठीक है। ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? तो आंसर है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों यूनिफॉर्म है? क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे से जो डिस्टेंस पर है वो इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। और इक्वल डिस्टेंस पर होने के बाद में ये जो है इनकी डायरेक्शन सभी की एक ही जानी में। मैग्नेटिक फील्ड को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं पूछूं क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है तो आपका आंसर रहेगा हाँ। अगर मैं पूछूं क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है तो आंसर होगा ना, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बच्चों, मैं क्या करता हूँ इसमें इस तरह से रॉड रख देता हूँ। ये मेरे पास में एक रॉड है, ठीक है। तो हमने क्या बोला? मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मतलब म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच। बी क्या था? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। मतलब इस मटेरियल के अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। तो इस मटेरियल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है उसको हम कैसे मेजर करते हैं?
तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मेजर करते हैं। तो सर इसके अंदर से 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई, मतलब इस मटेरियल के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड गई इसको हम क्या बोलेंगे, बी। क्या बोलेंगे, बी। और उसके बाद में एच, एच क्या था, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लाइंस है, तो एक मे भी पॉसिबल कुछ भी इसकी इंटेंसिटी हो। और अगर मैं इसके मुकाबले अब एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लगा लूं, बताइए ये वाली मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, नीचे वाली की ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, मतलब ये वाली मैग्नेटिक फील्ड का एच वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, और इसकी एच वैल्यू कम है। अब अगर मैं इसमें कोई मटेरियल को लाके रख दूं, ये मेरे पास में एक रॉड है, तो ऊपर वाली डायग्राम और नीचे वाली डायग्राम में से बताइए किसमें ज्यादा बी की वैल्यू होंगी, ये वाले रॉड में ज्यादा होंगी कि ये वाले रॉड में, नीचे वाले इसमें ज्यादा होंगी। क्यों ज्यादा होंगी, क्योंकि इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा गई है। यानी कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी का क्या मतलब होता है पता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें से कितनी फील्ड लाइंस जाती है। जब किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें से कितनी फील्ड लाइंस जाती है, उसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। समझ में आया। अगर किसी मटेरियल से ज्यादा फील्ड लाइंस जाती है मतलब उस मटेरियल का क्या ज्यादा है, परमेबिलिटी ज्यादा है। अगर किसी मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम जाती है तो उसकी परमेबिलिटी कम है, ठीक है। तो यूनिट एंड डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैं आपको इसका तरीका बताता हूं। बी का फार्मूला क्या बना आपके पास में, फाई अपॉन ए, है ना, तो हम बी का रख देंगे फार्मूला फाई अपॉन ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां पर क्या है, एच। ये एच क्या है, सुनिए, ये जो एच है बच्चों इसे कहा जाता है इंटेंसिटी। क्या कहा जाता है, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो एच होता है ये किन किन चीजों पर डिपेंड होता है समझिए। ये जो एच होता है बच्चों, ये नंबर ऑफ फ्लक्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स इस पर डिपेंड होता है और आई पर डिपेंड होता है। आई मतलब करंट गुजरने वाली इलेक्ट्रिक करंट। समझाता हूं आपको, अगर आपके पास में इस तरह से एक कॉइल है, ठीक है, इसमें से मैं करंट को गुजार रहा हूं, इसमें कितने टर्न्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आया। एक दूसरा कॉइल लेता हूं मैं, इसमें से मान लीजिए जो करंट गुजर रही है वो 100 एम्पियर की गुजरी, ठीक है, ऊपर वाले में से, और ये वाले कॉइल में जो मैंने करंट को गुजारा मान लो वो है 2000 एम्पियर, ठीक है। अब इसमें टर्न कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। किसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, नीचे वाले में। किसमें इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा है, नीचे वाले में। तो बताइए किसमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज्यादा होगी, नीचे वाले। यानी हम किसी भी सिस्टम का, किसी भी फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड किससे डिसाइड करते हैं, उसमें मौजूद नंबर ऑफ टर्न्स और उसमें से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक करंट। ये एन क्या है, तो हम जानते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, आगे बोलो, पर यूनिट लेंथ। क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यानी क्या है, मैं एन को ऐसे लिख सकता हूं बेटा, एन इक्वल टू 1/L। देखिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब इतनी लेंथ में से कितने टर्न्स गए, उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स। तो n अगर 1/L है जिसे कहा जाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो बताइए इसका यूनिट क्या बनेगा, 1/m, क्योंकि लेंथ को काय में मेजर करते हैं, मीटर में, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है, उसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर। मतलब मेरे पास में h का यूनिट क्या बन गया, एम्पियर पर मीटर। याद रखिए h का क्या यूनिट बना, एम्पियर पर मीटर। अगर मैं इस यूनिट का इस्तेमाल करूं वहां पर तो मेरे लिए देखो कैसे आसानी होगी। इसका यूनिट मैंने ऑलरेडी आपको निकाल के बता दिया, बोलो क्या है, फाई अपॉन ए का वेबर पर मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या था, h था, तो h का यूनिट क्या निकाला हमने, एम्पियर पर मीटर। मीटर मीटर कैंसल, क्या बचेगा, वेबर पर एम्पियर इनटू मीटर। बच्चों ये जो यूनिट है ये है मैग्नेटिक परमेबिलिटी की। किसकी है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्या बना, वेबर पर एम्पियर मीटर, ठीक है। एक इसका और यूनिट होता, समझिए क्या होता है, यहां पर जो वेबर पर मीटर होता है, ठीक है, वेबर पर एम्पियर मीटर, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। ये मैं आपको आगे वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में समझा के दूंगा, अभी सिर्फ लिख लीजिए। ये होता है हेनरी, एच फॉर हेनरी, हेनरी पर मीटर। क्या होता है बच्चों,
हेनरी पर मीटर। किसका डायमेंशन लिख रहे हैं हम? मैग्नेटिक परमेबिलिटी का। ये होता है बच्चों M1 L1 T-2 और I-2। क्या होता है? M1 L1 T-2 I-2। आप सोचेंगे सर ये कैसे आया, तो इसके लिए हमको हेनरी समझना पड़ेगा। ये आता है किससे? म्यू आर से। तो समझो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है, इसका फार्मूला होगा बच्चों म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। क्या होगा? म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू आर क्या है? तो रिलेटिव परमेबिलिटी है। म्यू क्या है? तो आंसर है अभी अभी हमने निकाला मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये म्यू क्या है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और म्यू नॉट क्या है? वेरी गुड, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो समझ में आया? जब हम म्यू और म्यू नॉट का रेशियो लेंगे, तनासुब लेंगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, क्या लिखा हमने कि रिलेटिव परमेबिलिटी जो होता है वो मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का जो क्या होता है? तनासुब होता है, इसका रेशियो होता है। अब हम जानते हैं इस फार्मूले को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, म्यू आर इक्वल टू, म्यू किसके बराबर होता है? म्यू का क्या फार्मूला होता? तो अभी अभी हमने पढ़ा म्यू का फार्मूला होता बी अपॉन एच। ठीक है, तो फिर म्यू नॉट का फार्मूला क्या होगा? बी नॉट अपॉन एच। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एच नॉट नहीं आ सकता, तो फिर क्या बनेगा हमारे पास में फार्मूला? म्यू इक्वल टू क्या है? बी अपॉन एच। ठीक है, और म्यू किसके बराबर है? बी नॉट अपॉन एच। एच एच यहाँ से कैंसल, अगर एच एच कैंसिल हो गया तो म्यू आर किसके बराबर हो जाएगा? बी अपॉन बी नॉट। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन अ गिवन मटेरियल। ठीक है, और बी नॉट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस। इज इट क्लियर? मतलब ये वाली मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी किस्म की गैसेस नहीं है और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड उस मटेरियल से गुजरने वाली बी वैल्यू। ठीक है, तो इसकी क्या तारीफ होगी? इसकी तारीफ होगी म्यू और म्यू नॉट के तनासुब को क्या कहा जाता है? रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, और क्या इसका यूनिट होगा? ये यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस की वजह से, क्योंकि दोनों भी क्वांटिटीज सेम है। इज इट क्लियर? इसे कहा जाता है रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, इसकी तारीफ बोलिए कैसे लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की परमेबिलिटी और फ्री स्पेस की परमेबिलिटी के तनासुब को रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं। इसे म्यू आर से जाहिर किया जाता है। इसका जाब्ता म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट होगा या फिर म्यू आर इक्वल टू बी अपॉन बी नॉट। ठीक है, चलो देखो बोर्ड पर रिलेशन बिटवीन क्या है? एच एंड जेड, जहां पर एच क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एम जेड क्या है? मैग्नेटाइजेशन। देखो बच्चों समझो, मान लीजिए हमारे पास में ऐसे सोलेनॉइड है। ठीक है, ये एक आपके पास में धातु स्तवाना है और इस पर इस तरह से कॉपर का वायर जो है वो लपेटा हुआ रहता। इस शक्ल को क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। इसमें से करंट आ जाती है और आय करंट बाहर निकलती है, बराबर है। अब ये सोलेनॉइड जो बनाया इसने मैग्नेटिक फील्ड्स, तो यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी एच किस पर डिपेंड होती है? तो आंसर है नंबर ऑफ टर्न्स और इससे गुजरने वाली इलेक्ट्रिक करंट, इस पर इसकी इंटेंसिटी डिपेंड होती है, बराबर है। तो यहाँ पर आपको अगर पता है सोलेनॉइड, अगर आपने लेक्चर देखा है तो वहाँ पर याद रखिए जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गुजरती है इस मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, तो इसके इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इसके बाहर। ठीक है, जाहिर सी बात है फील्ड लाइन्स यहाँ पर है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होंगी और यहाँ पर कम होगी और यहाँ पर भी कम होगी। ठीक है, वहाँ पर हमने कैसे लूप बनाया था अगर आपको याद होगा, ए बी सी और डी, और हमने सिर्फ ए बी के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, चलो ठीक है, ये आपके पास में एक मैग्नेटिक फील्ड है जो किसने बनाया? सोलेनॉइड ने। इस नुक्ते पर अगर मैं यहाँ पर एक नुक्ता पी लूँ तो इस नुक्ते पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे? सोलेनॉइड के अंदर। समझिए, ये सोलेनॉइड है, मैं क्या करता हूँ इस सोलेनॉइड के अंदर एक एक्सटर्नल मटेरियल को रख देता हूँ। ये मेरे पास में एक एक्सटर्नल मटेरियल है जो मैंने सोलेनॉइड के अंदर रख दिया। हम जानते हैं कि इस मटेरियल से जब फील्ड लाइंस गुजरती है तो उसे क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक
परमेबिलिटी। अभी अभी समझा ना कि किसी मटेरियल से कितनी फील्ड लाइंस गुजरती है, उसको उसी का क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। जब इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज गिवन बाय, मतलब इस सोलेनोइड की पहले हम मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं तो यहाँ पर म्यू नॉट लगा दो, क्योंकि हम सोलेनोइड के लिए लिख रहे हैं ताकि हमको पहचानने में ऐसे नहीं जाए, इसलिए हमने क्या लगा दिया, नॉट। द मैग्नेटिक फील्ड, मैं यह लिख लेता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, के सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, पिछले लेक्चर के लास्ट वाले वीडियो में आपको पता चलेगा, वो होता है बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जहां पर बी नॉट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड है, म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ दिस स्पेस, एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और आई इज अ इलेक्ट्रिक करंट। इसको ना अब आगे चल के हम कैसे लिख सकते हैं, बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन आई किसके बराबर होता है, एच के, तो यहां क्या लिख देंगे, एच, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सुनिए, अब नेक्स्ट ये हो गया आपकी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होंगी, यहां पर सेकंड स्टेप होंगी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। मटेरियल के अंदर हमको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, इस मटेरियल के अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड गुजरती है, तो वो किसके बराबर होता है, समझिए, वो बराबर होता है बी ऑफ एम, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इक्वल टू म्यू नॉट एम जेड। क्या होता है, म्यू नॉट एम जेड, म्यू नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ दिस मटेरियल, और एम जेड क्या है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस मटेरियल। मतलब अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी मटेरियल को डाला जाता है तो वो अपने आप को कितना मैग्नेटाइज करता है, उसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटाइजेशन। मतलब उसका डेफिनेशन आपने लिखे थे, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन। तो हम ये लिख सकते हैं mz क्या है, मैग्नेटाइजेशन, क्या होता है ये। अच्छा, अब ये दो चीजें हमारे पास में हो गई, पहले हमने सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड लिख ली, बाद में उस मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड लिख ली। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं इस मटेरियल को यहां पर डाल रहा हूं तो यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, देखिए थर्ड वाला पॉइंट इसका, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, इनसाइड द मटेरियल, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी। तो सुनिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं क्या लिख रहा हूं, फार्मूला देखो, म्यू बराबर होता है, सॉरी बी बराबर होता है बी नॉट प्लस बी एम। ये क्या है बच्चों, नेट, मतलब हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, प्लस कर दिया। चलो बी यहां पर एज इट इज रखो, बी नॉट किसके बराबर है, म्यू नॉट एच, प्लस बी एम किसके बराबर है, म्यू नॉट एम जेड। कुछ कॉमन निकलता, म्यू नॉट कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, एच प्लस एम जेड। ठीक है, अब यहां पर बी क्या है, तो बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड, और हम जानते हैं बी क्या होता है, तो एक फार्मूला हमने अभी अभी निकाला कि म्यू बराबर होता है बी अपॉन एच, तो फिर बी बराबर क्या होगा, म्यू एच। ठीक है, तो इसके वो क्या लिख सकते हैं हम, म्यू इंटू एच, ठीक है, इक्वल टू यहाँ क्या बचा, म्यू नॉट एच प्लस एम जेड। ये एक फॉर्मेट है, ठीक है, लेकिन हम अभी सिर्फ यहाँ क्या करते हैं, इस्तेमाल बी करते हैं ताकि हमको आसानी जाए। देखिए फार्मूला बनाने में बी एज इट इज रहने दो, ये फॉर्मेट भी आप कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में ये हो जाएगा बी अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, एच प्लस एम जेड। अगर मैं यहाँ से एम जेड निकालना चाहता हूँ, ये एच निकालना चाहता हूँ, तो एक ये फार्मूला बन गया आपके पास में बी अपॉन म्यू नॉट, और दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, देखो बी अपॉन म्यू नॉट, ये एच जो है प्लस का है, ये सॉरी एम जेड प्लस का, इधर आएगा तो देखो हमको रिलेशन किस किस के दरमियान में निकालना था, किस किस के दरमियान में, रिलेशन बिटवीन एच एंड एम जेड। देखो एच एंड एम जेड के दरमियान में ये रिलेशन आ गया आपके पास, परमिबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। देखो बोर्ड पर हम जानते हैं कि अगर किसी मटेरियल को किसी सोलेनोइड से बनी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो तब उसका नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो कितना होता है, B इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। ये मसावत कब इस्तेमाल की जा रही है, अगर किसी मटेरियल को किसी सोलेनोइड से बनी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, बी नॉट प्लस बी एम, यानी कि B इक्वल टू बी नॉट किसके बराबर होता है, म्यू नॉट एन आई, किसके बराबर होता है, बी नॉट एन आई। ये कहाँ से आया, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड,
प्लस bm क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ गिवन मटेरियल, ये किसके बराबर होता है, म्यू नॉट mz। देखो अभी अभी वहां निकाला था अपन ने, यानी कि b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ni किसके बराबर होता है, h के प्लस म्यू नॉट, और ये किसके बराबर होता है, mz के। क्या कॉमन निकलता था, म्यू नॉट कॉमन निकाला गया, तो यहाँ क्या बचा, h प्लस mz। आप सोच सकते थे कि सर आप डायरेक्ट वहां से क्यों इस्तेमाल नहीं किए इसको सॉल्यूशन करना, तो आप वहां से भी सॉल्यूशन इसका कर सकते हो, आपने थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन बताना है ना। अच्छा, अब मैं जानता हूं mz या जाय किसके बराबर होता है, बोलो किसके बराबर होता है, mz अपॉन h के। ये मसावत कहां से आई, जाय के नहीं, ये क्या है, मैग्नेटिक, ठीक है। ये जाय किसके बराबर होता है, mz अपॉन h, तो यहां से mz किसके बराबर होगा, जाय इंटू h, यानी कि इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं, जाय इंटू h। तो b किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट h प्लस mz किसके बराबर है, जाय इंटू h, यानी मेरे पास में बच रहा है b इक्वल टू म्यू नॉट, और यहां से क्या कॉमन निकलेगा, h, तो यहां क्या बचेगा 1 प्लस जाय, और क्या कॉमन निकला, h। देखो अब ये b किसके बराबर होता है, तो हमने एक फार्मूला देखा है, म्यू इक्वल टू होता है b अपॉन h। ये क्या है, ये का फार्मूला हमने इस्तेमाल किया, मैग्नेटिक परमेबिलिटी किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यानी कि b किसके बराबर हो जाएगा, म्यू h। तो इसके जगह म्यू h रख सकते हैं, तो यहां पर बच जाएगा हमारे पास में म्यू h। म्यू क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, देखो ठीक है, और h क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इक्वल टू यहाँ क्या बचा, म्यू नॉट 1 प्लस जाय, और बाहर h, ये h और ये h कैंसल, यानी म्यू इक्वल टू क्या बचा, म्यू नॉट 1 प्लस जाय। ये रिलेशन है बच्चों, रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी के दरमियान में, ठीक है। अब इसमें हमको आगे क्या था कि भैया इस मसावात का इस्तेमाल कीजिए और क्या निकालिए, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। तो याद रखिए बच्चों, यहां पर 1 प्लस जाय जो होता है ये बराबर होता है म्यू आर के, किसके, म्यू आर। 1 प्लस जाय किसके बराबर, म्यू आर के। तो मसावत क्या बनेगी, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, और 1 प्लस जाय किसके बराबर होता है, म्यू आर के। ये रिलेशन है परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल और रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, और यहां पर ये चैप्टर मुकम्मल हुआ। समझ में आया डेरिवेशन।